सपने हैं लहरे मंजिले हैं दूर युवा तुम कुड़िया हाथ तेरा मिल। नमस्कार। आज हम कारखाना अधिनियम 1948 पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये वो कानून है जो भारत में फैक्ट्रीज में काम करने वालों की सेहत, उनकी सुरक्षा और उनके कल्याण मतलब वेलफेयर की नींव रखता है। हमारे पास जो जानकारी है उससे हम देखेंगे कि ये कानून बना कैसे, इसमें खास क्या है और हाँ, समय के साथ इसमें क्या बदलाव हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि इस कानून की जरूरत ही क्यों पड़ी, मतलब शुरुआत कैसे हुई? देखिए, आज़ादी से पहले ना भारत की फैक्ट्रियों में हालत कोई बहुत अच्छे नहीं थे। काम के घंटे तो बहुत ही लंबे थे, मशीनें अक्सर असुरक्षित होती थीं और मजदूरों के भले के लिए मतलब कोई खास नियम कानून थे ही नहीं। अच्छा। हाँ, पहला कानून तो 1881 में आया था, पर वो उतना काफी नहीं था। तो 1948 में जब भारत आजाद हुआ तो सरकार ने मजदूरों के हितों को काफी गंभीरता से लिया और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO उनके स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए ये वाला मतलब एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कानून बनाया गया। तो ये पहले की जो खराब स्थिति थी उसका एक तरह से जवाब था। अच्छा, तो इस कानून के हिसाब से कारखाना है क्या? कौन सी जगहें आती हैं इसमें? देखिए, कोई भी जगह, कोई भी परिसर जहां मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मतलब निर्माण प्रक्रिया चल रही हो और जहां बिजली के साथ 10 या ज्यादा लोग काम करते हों। 10 बिजली के साथ? जी, या फिर बिना बिजली के 20 या उससे ज्यादा लोग हों। हाँ, एक बात और, इसमें माइंस मतलब खदानें या रेलवे के रनिंग शेड वो शामिल नहीं है। ओके, समझ गया। तो ये तो हुई परिभाषा। अब आते हैं असल मुद्दे पर। ये कानून मजदूरों के लिए करता क्या है? सेहत से शुरू करें। हेल्थ तो सबसे बेसिक है। बिल्कुल बिल्कुल। कानून साफ सफाई पर मतलब क्लीनलीनेस पर बहुत जोर देता है। धारा 11 में है ये। जैसे रोजाना फर्श साफ होना चाहिए, कूड़ा करकट हटना चाहिए। फिर सही वेंटिलेशन, हवा का आना जाना और तापमान ठीक बनाए रखना ये भी जरूरी है। धारा 13, ताकि काम करते हुए घुटन ना हो या बहुत ज्यादा गर्मी या सर्दी ना लगे। सही बात। और पीने का साफ पानी, धारा 18, और पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग साफ सुथरे टॉयलेट्स और यूरिनल्स, धारा 19। इनका इंतजाम तो होना ही चाहिए। यानी जो एकदम बुनियादी मानवीय जरूरतें हैं उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है। और सुरक्षा, सेफ्टी के लिहाज से यहां मामला शायद और गंभीर हो जाता है ना? हाँ, सुरक्षा तो बहुत ही अहम है। जो मशीनें चलती हैं उनके खतरनाक हिस्सों को घेरना, फेंसिंग करना वो जरूरी है। धारा 21। एक और बहुत जरूरी बात, जो 18 साल से कम उम्र के युवा हैं, एडोलेसेंट्स, उन्हें खतरनाक मशीनों पर काम करने की सख्त मनाही है। धारा 23। ये तो बहुत जरूरी है। जी, और साथ ही आग लगने जैसी इमरजेंसी से निपटने के पूरे इंतजाम होने चाहिए, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर और बाहर निकलने के सेफ रास्ते। ये धारा 38 में आता है। और यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव आया था 1987 में। हाँ। भोपाल गैस त्रासदी के बाद वो बहुत भयानक हादसा था और उसने हमें सिखाया कि जो खतरनाक प्रक्रियाएं हैं, हैजर्डस प्रोसेसेस, उनको लेकर और भी ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। बिल्कुल। तो इसीलिए कानून में धारा 41A से 41H जोड़ी गई। इनमें जैसे रिस्क्स का पता लगाना, इमरजेंसी प्लान बनाना, मजदूरों की हेल्थ पर नजर रखना और स्पेशल ट्रेनिंग देना, ऐसे कई कड़े नियम शामिल किए गए। वो हादसा तो वाकई एक वेकअप कॉल था सबके लिए। जी। अच्छा, सुरक्षा के बाद कल्याण यानी वेलफेयर की भी बात होती होगी इसमें? जी हाँ, बिल्कुल। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि कई वेलफेयर सुविधाएं ना फैक्ट्री में कितने मजदूर काम कर रहे हैं उस संख्या पर निर्भर करती हैं। अच्छा, कैसे? जैसे अगर 250 से ज्यादा मजदूर हैं तो एक कैंटीन होनी चाहिए। ये धारा 46 में है। ओके, 250 पे कैंटीन। हाँ, और अगर 150 से ज्यादा मजदूर हैं तो आराम करने और लंच वगैरह खाने के लिए एक कमरा, रेस्ट रूम और लंच रूम वो जरूरी है। धारा 47। और एक बहुत जरूरी प्रावधान, अगर 30 से ज्यादा महिला मजदूर हैं तो उनके 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए क्रैश मतलब शिशुगृह, उसका इंतजाम करना ही होगा। ये धारा 48 में है। क्रेच, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है महिला कर्मचारियों के लिए। जी बिल्कुल। और हाँ, फर्स्ट एड
प्राथमिक उपचार की सुविधा तो हर कारखाने में होनी ही चाहिए, चाहे साइज कुछ भी हो। वो धारा 45 में है। ठीक है, तो सुविधाएं कर्मचारियों की संख्या के साथ बढ़ती हैं। अब आते हैं काम के घंटों पर। ये तो हमेशा ही एक बड़ा मुद्दा रहता है। सही कहा आपने। कानून एकदम साफ कहता है कि किसी भी अडल्ट वर्कर से एक हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकता। धारा 51। 48 घंटे मैक्सिमम। जी। और एक दिन में 9 घंटे से ज्यादा नहीं। धारा 54। और ये भी जरूरी है कि हर 5 घंटे लगातार काम के बाद कम से कम आधे घंटे का ब्रेक मिलना ही चाहिए। धारा 55। अच्छा, आधे घंटे का ब्रेक। हाँ, और अगर ओवरटाइम करवाना ही पड़ता है तो उसकी जो मजदूरी है वो नॉर्मल रेट से दोगुनी देनी होगी, डबल। धारा 59। ये इसलिए ताकि मजदूरों का शोषण ना हो सके। डबल पेमेंट, ये वाकई एक बड़ा डेटरेंट होगा शोषण रोकने में। बच्चों और महिलाओं के लिए भी कुछ खास नियम है क्या इसमें? हाँ, बिल्कुल है। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को तो फैक्ट्री में काम पर रखना पूरी तरह से बैन है। धारा 67। बिल्कुल सही। और जो किशोर हैं, मतलब 14 से 18 साल के बीच के, उन्हें काम करने के लिए पहले डॉक्टर से एक फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होता है और वो दिन में 4.5 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते। ये धारा 68 से 70 में है। 4.5 घंटे। और महिलाओं के लिए आमतौर पर शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच काम करने पर पाबंदी है। धारा 66। हालांकि कुछ खास मामलों में राज्य सरकार छूट दे सकती है, पर नॉर्मल नियम यही है। ठीक है, और छुट्टियों का क्या हिसाब किताब है? काम के साथ आराम भी तो जरूरी है। हाँ, उसके लिए भी प्रावधान है। अगर कोई एडल्ट वर्कर एक साल में कम से कम 240 दिन काम करता है। 240 दिन? जी, तो उसे अगले साल हर 20 दिन के काम के बदले एक दिन की पेड लीव, मतलब सवेतन छुट्टी मिलेगी, ऑन्ड लीव जिसे कहते हैं। और जो किशोर हैं उनके लिए थोड़ा बेहतर है, उन्हें हर 15 दिन के काम पर एक दिन की छुट्टी मिलती है। ये धारा 78 से 84 तक कवर होता है। ओके, तो ये सब नियम तो काफी अच्छे लग रहे हैं, पर इनको लागू कौन करवाता है? और अगर कोई फैक्ट्री मालिक माने ही ना तो? देखिए, इसके लिए राज्य सरकारें फैक्ट्री इंस्पेक्टर नियुक्त करती हैं। धारा 8। इन इंस्पेक्टर्स का काम होता है फैक्ट्रियों में जाकर जांच करना, देखना कि नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। अच्छा, इंस्पेक्टर्स होते हैं। जी, और अगर कोई नियम तोड़ता हुआ पाया जाता है तो मालिक पर जुर्माना लग सकता है, और अगर उल्लंघन गंभीर है तो सजा, मतलब जेल भी हो सकती है। ये धारा 92 से 99 में दिया गया है। ठीक है, हाल फिलहाल में इस कानून में कोई बड़ा बदलाव भी हुआ है? हाँ, एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है 2020 में। ये जो कारखाना अधिनियम है, इसे और कई दूसरे लेबर लॉज के साथ मिलाकर एक नई कोड, एक संहिता बना दी गई है। उसका नाम है व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता 2020, यानी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। अच्छा, तो ये अब एक बड़े कोड का हिस्सा है। जी, तो अब ये एक बड़ा सवाल है कि इस मर्जर से, इस एकीकरण से क्या नियमों का पालन आसान हुआ है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ पुराने जो कड़े सुरक्षा मानक थे उनमें थोड़ी ढील दे दी गई हो। ये तो खैर आगे देखने वाली बात होगी। ये तो वक्त ही बताएगा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि कारखाना अधिनियम 1948 आज़ाद भारत के इंडस्ट्रियल वर्कर्स की सेफ्टी, हेल्थ और उनके अधिकारों के लिए एक तरह से मील का पत्थर रहा है। और ये समय के साथ बदला भी है, और आज जो नई लेबर कोड्स आ रही हैं उनके दौर में भी ये काफी प्रासंगिक बना हुआ है। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते मैं एक विचार सबके लिए छोड़ना चाहूंगी। आज जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है, ऑटोमेशन आ रहा है, गिग इकोनॉमी का जमाना है, हाँ बिल्कुल, तो ये जो नया वर्किंग एनवायरनमेंट बन रहा है, इसमें भविष्य में लोगों की सुरक्षा, उनकी सेहत और उनके कल्याण के स्टैंडर्ड्स को हम और कैसे बेहतर बना सकते हैं, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें लगातार सोचने और काम करने की जरूरत होगी। सपने हैं लहरे, मंजिलें हैं दूर, युवा तुम कुड़िया, हाथ तेरा मिले जरूर।
यूपीएससी जेपीएससी बीपीएससी का कठिन है सफर। मेहनत से लिखेंगे इतिहास, न छोड़ेंगे कोई कसर, कोई कसर।